नमस्कार, हमारे वीकली स्पोर्ट्स शो गेम ऑन में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा और इस सप्ताह की अगर पहली बड़ी खबर की बात करें तो वो है बैडमिंटन की दुनिया से, जहां ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद का ऐतिहासिक प्रदर्शन देखने को मिला है। दोनों ही खिलाड़ियों ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहली बार पदक जीतने में कामयाबी पाई है। वहीं जो दूसरी बड़ी खबर है वो है हॉकी के मैदान से। पुरुष हॉकी विश्व कप में आज भारत का सामना ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड से होगा। वहीं महिला टीम, जो महिला विश्व कप में भारतीय महिला टीम रविवार को ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। तीसरी बड़ी खबर क्रिकेट की दुनिया से है, जहां रविवार से भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट कोलंबो में शुरू होगा। भारतीय टीम की नजर जीत के साथ सीरीज अपने नाम करने पर रहेगी। इन सब खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, तो आइए शुरू करते हैं गेम ऑन। तो इस वक्त की बैडमिंटन की बड़ी खबर, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय जोड़ी को आज खेले गए सेमीफाइनल में चीन की विश्व नंबर 1 लियू शेंगशु और टैन निंग की जोड़ी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। रोमांचक मुकाबले में चीन की जोड़ी ने 18-21, 21-13 और 21-8 से मैच अपने नाम किया। सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी ने दुनिया की नंबर 1 टीम तो ये आप देख रहे थे सीधे दृश्य भाजपा मुख्यालय से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और अब एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं बैडमिंटन की ही दुनिया का, जहां पर कि भारत की ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जो जोड़ी है उसने कांस्य पदक अपने नाम किया है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला जी। मुकेश, एक ऐतिहासिक उपलब्धि यहाँ पर ट्रीसा और गायत्री गोपीचंद के लिए, तो हम देखते हैं कि किस तरह से इतिहास रचा है आज ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने। इस जोड़ी ने कांस्य पदक अपने नाम करने में कामयाबी पाई है। भारतीय जोड़ी को आज खेले गए सेमीफाइनल में चीन की विश्व नंबर 1 जोड़ी लियू शेंगशु और टैन लिंग की जो जोड़ी है उसके खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। रोमांचक मुकाबले में चीन की जोड़ी ने इस मुकाबले को 18-21, 21-13, 21-8 से अपने नाम किया। तो ये जो सेमीफाइनल मुकाबला था, इसमें जो भारतीय जोड़ी है वो थी गैर वरीयता प्राप्त जोड़ी और उसका सामना था दुनिया की नंबर 1 और मौजूदा विश्व चैंपियन जोड़ी से। लेकिन इसके बावजूद कड़ी टक्कर दी भारतीय जोड़ी ने। ट्रीसा और गायत्री ने पहला गेम 21-18 से जीतकर जोरदार शुरुआत की थी। हालांकि जो चीन की जोड़ी थी उसने वापसी की, दूसरा गेम 21-13 से अपने नाम किया और निर्णायक गेम में भी भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन अंत में उन्हें 8-21 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बावजूद ट्रीसा गायत्री ने इतिहास रचते हुए महिला युगल वर्ग में भारत के लिए विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में 15 साल का सूखा खत्म करते हुए कांस्य पदक जीता है। 2011 के बाद से विश्व चैंपियनशिप के महिला युगल वर्ग में भारत को पदक मिला है। 2011 में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी ने भारत को पदक दिलाया था। और मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर ट्रीसा जॉली गायत्री गोपीचंद के लिए, और जिस तरह की शुरुआत की थी, पहला गेम भी जीता था, हम देख सकते हैं कि दर्शकों में कितना ज़बरदस्त जोश था। चैंपियनशिप का हम कहें कि वीकेंड आ गया और सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों की मौजूदगी देखिए, ट्रीसा गायत्री थी और आज जितने भी दर्शक पहुंचे थे ट्रीसा गायत्री का उत्साह बढ़ाने के लिए पहुंचे थे। ये जो इनका कांस्य पदक है, ये जो इनका प्रदर्शन है, लंबे समय तक भारतीय खेल प्रेमियों को याद रहेगा। मुकेश।
बिल्कुल सुचित्रा, जिस तरह से अनसीडेड प्लेयर थे और उन्होंने आकर के एक हिस्ट्री क्रिएट किया। आप देखिए 15 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं और उसके बाद जिस तरह से वो खेली थी, क्वार्टर फाइनल देखिए और सेमीफाइनल में भी उन्होंने पूरा जोर लगाया। थोड़ा सा मेरे को लगता है लैक ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर ही देखने को मिलता है। अनफोर्स एरर जो रहे, जो नेट पर जाकर के टकरा के जो शटल्स थी वो उनके ही पाले में गिरती रही, तो वहाँ कहीं ना कहीं वो थोड़ा डिस्टर्ब हुए। उस अगर पोजीशन पर थोड़ा सा वो कंट्रोल कर लेते तो तस्वीर कुछ और भी हो सकती थी, क्योंकि फर्स्ट सेट में भी चाइनीज़ जोड़ी थी वो डोमिनेंस दिखा रही थी। उनके उस वहाँ पर उन्होंने ब्रेक किया और आकर के पहला गेम जीत करके दिखाया। कहीं ना कहीं इस एरेना में जो स्पेक्टेटर थे उनका जितना भी उनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। इतना ज़बरदस्त उत्साह मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। पूरा का पूरा आईजीएस स्टेडियम का ये जो अंदर एरेना था पूरा जैम पैक था, मतलब सारी सीटें फुल थी और ज़बरदस्त जो सपोर्ट था इंडियन कंटिजेंट को मिल रहा था। इससे पहले जो दूसरे मैच भी हो रहे थे, आप सिंगल्स का सेमीफाइनल देखिए, एलिस्ट वर्सेस विक्टर के बीच जो मैच हो रहा था उसमें भी लोग एंजॉय कर रहे थे। यानी खाली इंडियन प्लेयर्स को ही देखने के लिए नहीं आ रहे थे, दूसरे जो स्टार्स थे जो दूसरी कंट्री से आए थे, कोरियन, जापानीज, उनको देखने के लिए भी यहाँ उतना ही उत्साह देखने को मिल रहा था। तो मुझे लगता है एक अच्छा वर्ल्ड चैंपियनशिप यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर आकर के लोगों ने उसका एंजॉय किया। जो हारे वो कहीं ना कहीं उनके एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी थी। मुझे लगता है आगे उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। पुलेला लगातार दोनों को समझाने में लगे हुए थे, कोशिश कर रहे थे कि वो किसी तरह उनको समझा पाएँ, लेकिन देखिए जब ओपोनेंट ने एक बार अपनी कमांड बना ली और जब वो लीड बढ़ जाती है तो वहाँ से वापसी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और गेम देखिए किस तरह का गेम था, काफ़ी फास्ट गेम दोनों खेलने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए इंडियन जो बैडमिंटन प्लेयर वो जाने जाते हैं, दोनों ही एक तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। और आज का जो मैच था वो स्पेक्टेटर के लिहाज से बहुत शानदार मैच था, उसको देखने लायक भी था कि कितना इन्होंने जोर लगाया था ओपोनेंट के खिलाफ। इससे पहले आप देखिए लक्ष्य सेन का भी मैच कुछ ऐसा ही था। पीवी सिंधु के मैच में आप देखिए तो जिस तरह से वॉन के खिलाफ वो खेल रही थी, वहां पर जो उन्होंने इंजरी के बहाने थोड़ा सा टाइम टेकन किया और उसके बाद जो लय तोड़ी, वहां पर जो उसको पीवी सिंधु को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो टैक्टिक्स भी चलती है गेम के अंदर और आपका खेलने का जो नजरिया होता है उस पर भी दूसरे लोग जो है वो वर्कआउट करके आते हैं। कहीं ना कहीं हिस्ट्री क्रिएट हुआ है। हमें लगता है जो मिला है उसको अभी फिलहाल एंजॉय करना चाहिए। और एक बड़ी चैंपियनशिप जो भारत में हुई है 17 साल बाद, इसको भी लोगों ने खूब एंजॉय किया, खूब सराहा। पूरा का पूरा स्टेडियम जो था वो एकदम शानदार तरीके से भरा हुआ था और बहुत लोग एंजॉय कर रहे थे। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने बताया मुकेश कि 17 साल के बाद विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की वापसी हुई है भारत में, और भारत का जो सिलसिला है हर चैंपियनशिप में एक पदक जो मिल रहा है, कम से कम एक पदक ज़रूर मिल रहा है पिछले कुछ समय से, वो जो सिलसिला है बरकरार रखा है यहाँ पर ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने। और हम बाकी भी अगर देखें तो सभी खिलाड़ियों ने कहीं ना कहीं अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया है। जिस तरह से आयुष शेट्टी ने अपने पहले ही मैच में बड़ा उलटफेर किया था, तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं इस प्रतियोगिता को देखते हुए कि भारतीय खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से प्रभावित ज़रूर किया है। और हम ये मानकर चलें कि आने वाली जो बैडमिंटन की बड़ी प्रतियोगिताएं हैं उसमें हमें इसी तरह के पदक ज़रूर देखने को मिलते रहेंगे, क्योंकि बाकी जो सभी वर्ग थे वहाँ पर तो स्ट्रॉन्ग खिलाड़ियों की जो मौजूदगी थी वो थी। महिला युगल वर्ग में अब जो है कि ये बड़ा मेडल आ गया है, तो हम कहें कि एक और एरिया हमारे पास आ गया है बैडमिंटन में, जहाँ पर हर बड़ी चैंपियनशिप में अब हमें उम्मीदें रहेंगी। मुकेश। बिल्कुल देखिए सुचित्रा, जिस तरह से पेरिस ओलंपिक के बाद ऐसा हो रहा था कि पीवी सिंधु, साइना नेहवाल के बाद कौन इस लेगेसी को संभालेगा, कौन से बड़े प्लेयर आएंगे, लेकिन जिस तरह से उन्नीत हुड्डा ने शानदार प्रदर्शन किया, तमाम यूथ ने जो प्रदर्शन किया, आयुष शेट्टी निकल करके सामने आए, तो दिखा रहा है कि एक तरह का टेम्परामेंट देखने को मिल रहा है। फिर से एक बार टीम की जो मौजूदगी है वो देखने को मिल रही है। और इसी तरह से ये परफॉर्मेंस जब आगे बढ़ेगी तो यही जो नए खिलाड़ी हैं ये कहीं ना कहीं भारत के लिए आगे चल करके बड़े पदक जीतेंगे, एक्सपीरियंस यहीं से गेन करेंगे। और इनका एज कैटेगरी देखिए तो बहुत ज़्यादा एज नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन खेलने का जो जज्बा है, जुनून है, वो दिखाता है कहीं ना कहीं इनको कि आगे आने वाले जो अगर हम अगले 10 साल की बात करें तो इन्हीं में से जो खिलाड़ी हैं वो ओलंपिक में या बड़े सर्किट पे आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे और अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ खेलेंगे। ब्रिंगिंग इनकी जो है वो शानदार तरीके से हो रही है। जिस तरह से कोचेस लगे हुए हैं और जिस तरह से इंफ्रा का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको उसका फायदा मिल रहा है। कहीं ना कहीं आप देखिए इस बैडमिंटन की
हम बात करें, पहले मैं खुद भी सोच रहा था कि पहले दिन थोड़ा स्टेडियम खाली था, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा एकदम कल की टिकट बिल्कुल ऑलरेडी बुकड आउट है, सोल्ड आउट है। तो यहाँ पर ना टिकट की अवेलेबिलिटी भी अब कोई चांस नहीं है, क्योंकि लोग दूसरे ओपोनेंट को भी देखने आ रहे हैं, इन्हीं खाली भारतीय ओरिजिन को देखने के लिए आ रहे हैं। जैसा मैंने बोला, नहीं टेनिस बैडमिंटन को लेकर के जिस तरह से एक्साइटमेंट बढ़ा है, लोगों को इस खेल में रुचि देखने को मिली है, निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में ये ना केवल यूथ के लिए अच्छा होगा, जो ये प्लेयर्स यहाँ पर खेल रहे हैं इनके लिए भी शानदार होगा, और जब पीवी सिंधु या और प्लेयर रिटायर होंगे तो उसके बाद एक हमारे पास दूसरी स्ट्रेंथ जो है वो तैयार होती दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, तो एक बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो तैयार हो रही है भारतीय खिलाड़ियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो भारतीय बैडमिंटन में प्रतिभाओं की एक नई लहर देखने को मिल रही है। तन्वी शर्मा, अस्मिता चालिहा, अनमोल खरब और उन्नति हुड्डा जैसी युवा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बना रही हैं। वहीं पुरुष एकल में लक्ष्य सेन लगातार भारतीय चुनौती की अगुवाई कर रहे हैं। दिग्गज खिलाड़ियों की बनाई विरासत को अब नई पीढ़ी आगे बढ़ा रही है। भारतीय बैडमिंटन के इस रोमांचक बदलाव पर मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट। भारतीय बैडमिंटन अब सिर्फ कुछ स्थापित सितारों के दम पर आगे नहीं बढ़ रहा। एक नई पीढ़ी आत्मविश्वास, प्रतिभा और बड़े मंच पर खुद को साबित करने के विश्वास के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कदम बढ़ा रही है। तन्वी शर्मा, अस्मिता चालिहा, अनमोल खराब और उन्नति हुड्डा जैसी युवा खिलाड़ी भारतीय बैडमिंटन को एक नई पहचान दे रही हैं। महज 17 साल की तन्वी शर्मा ने हाल ही में ताइपे ओपन का खिताब जीतकर इतिहास रचा। वो इस टूर्नामेंट की सबसे कम उम्र की चैंपियन बनी। वहीं उन्नति हुड्डा ने भी ताइपे ओपन के सेमीफाइनल तक पहुंचकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। अस्मिता चालिहा भी महिला एकल में भारत की मजबूत होती चुनौती का एक अहम हिस्सा बनी। ये बदलाव सिर्फ महिला बैडमिंटन तक सीमित नहीं है। पुरुष एकल में भी युवा प्रतिभाओं की मजबूत फौज तैयार हो रही है, जिसमें आयुष शेट्टी सबसे उभरते हुए नामों में शामिल है। Especially Ayush Shetty beating the world number one. He has already proved that in the Asian Championships also. He has beaten at least 5-6 of the top 10 players already, and so he's right up there now. इस बदलाव की अगुवाई लक्ष्य सेन कर रहे हैं। लक्ष्य ने लगातार अपने जुझारूपन और संघर्ष की भावना से खुद को भारत के प्रमुख पुरुष एकल खिलाड़ियों में स्थापित किया है। 2026 ऑल इंग्लैंड के फाइनल तक पहुंचना भी उनके शानदार प्रदर्शन और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को दर्शाता है। बैडमिंटन के दिग्गजों ने जिस मजबूत नींव को तैयार किया, अब उसी विरासत को युवा खिलाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय बैडमिंटन में बदलाव की ये नई तस्वीर आने वाले वर्षों के लिए एक बेहद रोमांचक अध्याय की शुरुआत हो सकती है। एक समय ऐसा लग रहा था कि पीवी सिंधु और साइना नेहवाल के बाद बैडमिंटन की बागडोर कौन संभालेगा, लेकिन जिस तरह से हालिया प्रदर्शन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने और युवा खिलाड़ियों ने खास तौर पे करके दिखाया है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय कंटिजेंट की उम्मीद जगी है और नए और युवा खिलाड़ियों ने अपने आप को समय समय पर साबित करके ये सुनिश्चित कर दिया है कि भारत का जो परचम है वो लगातार बैडमिंटन कोर्ट पर इसी तरह लहराता रहेगा और बड़े टूर्नामेंट में भारत के ये युवा खिलाड़ी अपना नाम रोशन करते रहेंगे। मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, दिल्ली। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए गेम ऑन। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद बात करते हैं हॉकी की। हॉकी विश्व कप के दूसरे दौर में भारत के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती होगी। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम सह मेजबान और मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड से भिड़ेगी। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत को इस मुकाबले में हर हाल में बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। खासकर भारतीय टीम के डिफेंस की कड़ी परीक्षा होगी। हॉकी विश्व कप में अब मुकाबला करो या मरो का है। दूसरे दौर के अपने पहले मैच में भारत का सामना मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड से होगा। मेजबान टीम को उसके गढ़ में हराना भारत के लिए कतई आसान नहीं होगा। वैगनर स्टेडियम में करीब 10,000 दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है और नारंगी रंग में रंगे स्टैंड्स का शोर भारतीय खिलाड़ियों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।
लेकिन भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी अपनी रक्षात्मक गलतियों पर लगाम लगाने की। भारत ने पहले दौर में वेल्स को 3-1 और पाकिस्तान को 5-3 से हराया, जबकि इंग्लैंड से टीम को हार मिली। नए प्रारूप में भारत को सेमीफाइनल की उम्मीदें बनाए रखने के लिए नीदरलैंड्स और दूसरी टीम के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी। दूसरी तरफ नीदरलैंड्स ने पहले दौर में शानदार प्रदर्शन किया। टीम ने न्यूजीलैंड को 5-1, अर्जेंटीना को 3-1 और जापान को 4-1 से हराकर अपने तीनों मैच जीते। हालांकि भारत के पास भी नीदरलैंड्स को हराने का आत्मविश्वास है। इसी साल जून में FIH प्रो लीग में भारतीय टीम ने रॉटरडैम में नीदरलैंड्स को 3-2 से शिकस्त दी थी। उस मुकाबले में जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए थे। अभिषेक इस विश्व कप में भी शानदार फॉर्म में है और पाकिस्तान के खिलाफ 2 गोल कर चुके हैं। नीदरलैंड्स के खिलाफ अभिषेक अहम हथियार साबित हो सकते हैं। वहीं कप्तान हरमनप्रीत सिंह टूर्नामेंट में अब तक 5 गोल कर चुके हैं। भारत को उनसे एक बार फिर बड़े प्रदर्शन की उम्मीद होगी, लेकिन कप्तान खुद मान चुके हैं कि आगे बढ़ने के लिए डिफेंस को मजबूत करना होगा। वहीं नीदरलैंड्स के कप्तान थियरी ब्रिंकमैन भी भारत को हल्के में नहीं ले रहे। उन्होंने माना कि भारत एक खतरनाक टीम है और वो किसी को भी हरा सकती है। टीम इंडिया के लिए चुनौती बड़ी है, लेकिन सेमीफाइनल की राह खोलने के लिए डच दीवार को तोड़ना ही होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। वहीं महिला हॉकी विश्व कप में रविवार को भारतीय महिला हॉकी टीम का सामना पिछले विश्व कप की कांस्य पदक विजेता ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारतीय टीम के लिए ये मैच अहम है। भारतीय टीम को पिछले मैच में ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीदरलैंड्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। भारत को दुनिया की नंबर 1 टीम नीदरलैंड्स ने 2-0 से हराया था, जो इस विश्व कप में भारत की पहली हार रही। बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट रविवार से कोलंबो के SSC ग्राउंड पर खेला जाएगा। टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे है। भारतीय टीम की नजर सीरीज को क्लीन स्वीप करने पर है, लेकिन इसके साथ ही नजर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पर भी है। कैसे, जानते हैं हमारे संवाददाता गौरव कुमार की इस रिपोर्ट के जरिए। गोल्ड टेस्ट को 165 रन से जीतने के बाद अब भारतीय टीम का काफिला कोलंबो में मौजूद है, जहां पर दूसरा टेस्ट मुकाबला रविवार से खेला जाना है। टीम इंडिया की नजर इस टेस्ट मुकाबले को जीतकर सीरीज को 2-0 से क्लीन स्वीप करने पर होगी। साथ ही साथ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए अपने समीकरण को और मजबूती देने की रहेगी। लेकिन क्या ये बातें इतनी आसान हैं? अगर पहले टेस्ट मुकाबले की बात करें तो यहाँ पर एक बार फिर से टीम इंडिया को सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा टीम कॉम्बिनेशन को लेकर के। खास तौर से हमने देखा था कि किस तरह से पहले टेस्ट में चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हो, एक सटीक कॉम्बिनेशन वहाँ पे सामने दिखा। मानव सुधार ने 131 रन देकर के 10 विकेट हासिल किए और सबसे बड़ी बात क्या थी कि अहम मौके पर वो विकेट निकालने में कामयाब रहे। लेकिन इस सबसे आगे बढ़ करके अब बात करते हैं कि क्या विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में टीम इंडिया अपने आप को पहुंचा पाने में कामयाब रहेगी। तो सबसे पहले स्थिति अगर देखें तो टीम को श्रीलंका के खिलाफ सीरीज को जीतना होगा। 2-0 से टीम अगर सीरीज को जीत पाती है तो टीम के जो WTC में पॉइंट्स परसेंटेज होंगे वो 57.57 के आसपास पहुंच जाएंगे। वहीं बात अगर बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले की करें तो जैसा कि बांग्लादेश की हालत खस्ता है दूसरे टेस्ट में, तो अगर ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश को दूसरे टेस्ट में हरा देता है तो उस स्थिति में बांग्लादेश जो है वो अंक तालिका में टीम इंडिया से नीचे आ जाएगी। इसके बाद भारतीय टीम को अपने जो अगली टेस्ट सीरीज खेलनी है वो अक्टूबर-नवंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलनी है, 2 मैच की टेस्ट सीरीज। वहां पर उम्मीद करनी होगी कि टीम इंडिया 2-0 से न्यूजीलैंड को हराए। भारतीय टीम के पास अब कुल मिलाकर के 8 टेस्ट मैच बचे हैं, जिसमें से अगर टीम 7 टेस्ट मैच जीतती है तो टीम का जो पॉइंट परसेंटेज है WTC में वो 68 के आसपास हो जाएगा। जबकि अगर टीम 8 टेस्ट मैच जीत जाती है, जो कि आसान नहीं रहने वाला, तो उस स्थिति में भारतीय टीम का जो पॉइंट परसेंटेज है WTC में वो 74 के आसपास रहेगा। आपको बता दें कि पिछली बार जब 2023 में टीम इंडिया ने WTC का फाइनल खेला था तब टीम का जो पॉइंट परसेंटेज था वो 58 के आसपास था। दूरदर्शन न्यूज के लिए मैं गौरव कुमार, DD न्यूज, दिल्ली।
कुछ और क्रिकेट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट के पहले दिन गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला। दिन भर में कुल 18 विकेट गिरे। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने 6 विकेट झटके, जबकि बांग्लादेश के शरीफुल इस्लाम ने भी 6 विकेट लेकर अपनी टीम की वापसी कराई। बांग्लादेश की टीम पहली पारी में सिर्फ 64 रन ही बना सकी। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने दिन का खेल खत्म होने तक 8 विकेट पर 165 रन बना लिए थे। कैमरन ग्रीन 51 और नेथन लियोन 10 रन बनाकर नाबाद थे। ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में बांग्लादेश पर 101 रन की बढ़त हासिल है। लॉर्ड्स में भारतीय मिक्स्ड डिसेबिलिटी क्रिकेट टीम ने जीत के साथ 7 मैच की T20 सीरीज का शानदार अंत किया। भारत ने 7वें और अंतिम मुकाबले में इंग्लैंड को 118 रन से करारी शिकस्त दी। जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स की बालकनी में सौरव गांगुली के ऐतिहासिक जश्न को दोहराया। लॉर्ड्स की ऐतिहासिक बालकोनी भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के जश्न से एक बार फिर गुलजार हुई। 7वें T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 118 रन से हरा दिया। हालांकि 7 मैचों की सीरीज इंग्लैंड ने 4-3 से अपने नाम की। मुकाबले के बाद जीत से ज्यादा चर्चा हुई भारतीय टीम के जश्न की। लॉर्ड्स की बालकोनी में खिलाड़ियों और अधिकारियों ने अपने ब्लेजर उतारकर तिरंगा लहराया और 2002 के नेटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल की यादें ताजा कर दी। तब भारत की इंग्लैंड पर जीत के बाद कप्तान सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स की बालकोनी में अपनी टी-शर्ट उतारकर जश्न मनाया था। भारतीय दिव्यांग क्रिकेट परिषद ने इस जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया और इसे लॉर्ड्स में भारतीय क्रिकेट टीम की खुशी का यादगार पल बताया। भारतीय टीम के कप्तान धीरज ने पूरे दौरे को सफल बताते हुए टीम के प्रदर्शन पर संतोष जताया। काफी अच्छा टूर्नामेंट रहा हमारा, काफी सक्सेसफुल टूर्नामेंट रहा पिछले साल से लेके आज। इस साल बहुत मजा आया खेलने में। तो अभी नील बटे फाइटिंग हुई, मतलब बहुत क्लोज थे हम, जीत के हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन फिर भी हम अपनी परफॉर्मेंस से बहुत खुश है, सेटिस्फाइड है। वहीं डिफरेंटली क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया के संस्थापक और महासचिव रवि चौहान ने भी टीम के प्रदर्शन की सराहना की। भारतीय टीम ने 7 मैचों की सीरीज में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया और ये क्रिकेट जो है भारत में कम खेला जाता है, मिक्स डिसेबिलिटी क्रिकेट, और इंग्लैंड इस क्रिकेट को पिछले 7 सालों से खेल रहा है और 7 सालों के खेलते हुए प्रदर्शन को और जो पिछले 2 साल से खेल रहे हैं उसके प्रदर्शन को अगर देखें तो भारत अव्वल दर्जे पर। और बात करें लॉर्ड्स की, जो कि मक्का कहे जाने वाले स्टेडियम में हर किसी खिलाड़ी का सपना होता है वहाँ खेलना और परफॉर्म करना, तो हमारी टीम ने वहाँ बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया और 118 रन से वहाँ पर जीत हासिल करी है। हम बहुत खुश हैं। भारत ने भले ही सीरीज 4-3 से गंवाई, लेकिन आखिरी मुकाबले में बड़ी जीत और लॉर्ड्स की बालकोनी में गांगुली के जश्न की यादों को फिर से दोहराए जाने ने इस सीरीज को यादगार बना दिया। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो एक यादगार जीत भारतीय टीम के लिए। और जापान में होने वाले एशियन गेम्स को लेकर भारतीय एथलीटों की तैयारियां चरम पर हैं। ऐसे में भारतीय पहलवान भी इस कड़ी में पीछे नहीं हैं। 68 किलोग्राम भार वर्ग की महिला पहलवान और ओलंपियन निशा दहिया इस बार एशियन गेम्स से खुद के नाम को एक नई पहचान दिलाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। एशियाई खेलों को लेकर क्या है निशा की तैयारी और किन बातों का वो सबसे ज्यादा ध्यान रख रही हैं, इन सब पर DD न्यूज के संवाददाता गौरव कुमार ने उनसे खास बात की। आप देखिए ये खास मुलाकात और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। जापान में अगले महीने एशियन गेम्स होने हैं और इन गेम्स को लेकर के भारतीय महिला पहलवानों की अपनी अलग तैयारी जो है वो चल रही है। और इस वक्त हमारे साथ निशा दहिया हैं, जो कि 68 किलोग्राम भार वर्ग में अपनी चुनौती पेश करेंगी। निशा, अगले महीने जापान में एशियन गेम्स होने हैं, बहुत सारी उम्मीदें जो हैं वो इस समय उफान पर हैं, तैयारी भी उसी तरह से चल रही है। आपकी क्या खास तैयारी है? एशियन गेम्स के लिए जैसे जापान में होने वाले हैं तो हमारी फेडरेशन कोशिश कर रही है कि हम वहाँ पहले ट्रेनिंग करें जाके, ताकि हमारे लिए हेल्प हो, वहाँ का वेदर हम मतलब पहले देख पाए और उसमें एडजस्ट हो जाए। और यहाँ पे भी हमारी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। आपको पता होगा कि हमारे जापानीज़ कोच हैं जो हमारी तैयारी देख रहे हैं और एक USA से भी आए हैं, बटलर सर। सो उनके साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है ट्रेनिंग करके और काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरह के एक चुनौती जो है वो एशियन गेम्स में देखने को मिल सकती है? जैसे मैं बात करूं मेरे वेट में, तो जापान और चाइना और 1-2 कंट्री और है जो इसको हम मान सकते हैं कि काफ़ी अच्छे एथलीट हैं। हम भी कम नहीं हैं इंडिया वाले।
उनके ओलंपिक्स में मेडल हैं। सो उसी पे हम कोशिश कर रहे हैं और कोच लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी कमियों पे काम करें और उन्हें निखारें। अब कैंप्स में किन किन बातों पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि आपने जैसा बताया कि जापानीज़ कोच भी हैं और आपके खुद मुख्य कोच जो है वीरेंद्र जी भी हैं, तो किस तरह से तालमेल बैठाती हैं और किन किन बातों पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है? जैसे वीरेंद्र सर के साथ हमने काफ़ी साल हो गए ट्रेनिंग करते हुए, तो वो जैसे हमारी जो रेसलिंग वो काफ़ी जानते हैं, तो वो हमें अच्छे से बता पाते हैं चीज़ें। और जैपनीज़ कोच काफ़ी टेक्निकल हैं, जो टेक्निक हमें बताते वो काफ़ी सही लगती है और वो जैसे अपोनेंट को देख के भी हमें कुछ टेक्निक बताते हैं जिस पे हमें गौर करने की ज़रूरत होती है। आपसे क्या कुछ उम्मीदें कर सकते हैं? बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। मेरा पूरा फोकस एशियन गेम्स गोल्ड का ही है, ना उससे कम कुछ भी होगा। मेरा पूरा फोकस वहीं पे है। चलिए, आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है निशा दहिया, जिनका साफ तौर पर कहना है कि तैयारी उनकी काफ़ी बड़ी है, फोकस भी उनका गोल्ड मेडल पे है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो ये भी बता रही हैं कि हर कंपटीशन की अपनी एक अहमियत भी होती है और लगातार जिस तरह से एक्सपोजर मिला है उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। कैमरामैन संदीप के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली।